हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिसने करीब 90 साल पहले आधुनिक कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों की बुनियाद रखी। एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन और उनके साथियों की जीत का एक ज़रूरी हिस्सा था। एक ऐसा अनोखा वैज्ञानिक जिसे उसके योगदान के बदले में मिले अन्याय, क्रूरता और बेइज्जती। आज हम बात करेंगे एलन मैथेसन ट्यूरिंग की। हेलो दोस्तों, एपिसोड 23 एलन ट्यूरिंग में आपका स्वागत है। एलन ट्यूरिंग का जन्म 23 जून 1912 में लंदन के मेडावेल नाम के इलाके में हुआ था। लंदन आप सब जानते ही होंगे, इंग्लैंड की राजधानी है। जन्म इंग्लैंड में ज़रूर हुआ था, लेकिन कहानी का एक भारतीय कनेक्शन भी है। ये आज़ादी के पहले का भारत था। एलन ट्यूरिंग के पिता जूलियस मैथेसन ट्यूरिंग उस समय की अंग्रेजी सरकार की इंडियन सिविल सर्विसेज का हिस्सा थे और उनकी मां एथेल सारा ट्यूरिंग के पिता मद्रास रेलवेज में इंजीनियर हुआ करते थे। 1 अक्टूबर 1907 में डबलिन नाम के शहर में दोनों की शादी हुई थी। डबलिन आप शायद जानते होंगे, आयरलैंड की राजधानी है। वो दोनों चाहते थे कि उनके बच्चों की परवरिश ब्रिटेन में हो और इसीलिए वो मेडावेल में रहने लगे, जहां एलन का जन्म हुआ। जूलियस और एथेल का एक और बेटा भी था, एलन का बड़ा भाई, जिसका पूरा नाम था जॉन फेरियर ट्यूरिंग। एलन के माता पिता को काम के सिलसिले में अक्सर भारत आना पड़ता था और वो अपने बच्चों को अक्सर सेंट लेनर्ड एट सी नाम के शहर में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर पर छोड़ जाते थे। सेंट लेनर्ड एट सी इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित एक छोटा सा शहर है। 6 से 9 साल की उम्र तक वो यहीं के सेंट माइकल प्राइमरी स्कूल में पढ़े। इसके बाद वो हेजलहर्स्ट प्रेपरेटरी स्कूल में पढ़े, जो फ्रेंट नाम के शहर में स्थित था, और 1926 में वो शेरबोर्न शहर के शेरबोर्न स्कूल में जाने लगे। यहाँ ट्यूरिंग के जीवन का एक मशहूर किस्सा घटा। स्कूल के पहले ही दिन इंग्लैंड में एक बड़ी हड़ताल चल रही थी, जिस वजह से वहाँ पहुँचने का कोई भी सार्वजनिक साधन नहीं था। ट्यूरिंग ने हार नहीं मानी और स्कूल जाने की जिद में अकेले ही अपनी साइकिल से 97 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय किया। काफ़ी कम उम्र से ही गणित और विज्ञान में ट्यूरिंग की दिलचस्पी और हुनर दिखाई देने लगा था, लेकिन शेरबोर्न स्कूल के शिक्षकों ने उनकी इस काबिलियत पर ज़्यादा गौर नहीं किया। जैसे अक्सर स्कूलों में होता है, उन्हें सिर्फ अपने खुद के ही सिलेबस से मतलब था। शेरबोर्न में पढ़ते समय ट्यूरिंग की मुलाकात क्रिस्टोफर कॉलन मॉर्कम से हुई, जो उन्हीं के स्कूल का एक छात्र था। जल्द ही दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया, खासकर इसलिए क्योंकि दोनों की विज्ञान में रुचि थी। मॉर्कम और इस गहरे रिश्ते ने युवा एलन की सोच को एक नई दिशा दी और भविष्य में आने वाली उनकी कई सफलताओं की नींव रखी। लेकिन अफसोस, ये खुशहाली ज़्यादा समय तक नहीं चली। 1930 में बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस की वजह से मॉर्कम की मृत्यु हो गई। इस घटना ने युवा ट्यूरिंग को गहरा सदमा पहुंचाया और उनके निजी जीवन को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। माना जाता है कि इस दुख ने ट्यूरिंग की सोच और उनके वैज्ञानिकी काम को काफ़ी प्रभावित किया। पिछले कुछ सालों में ट्यूरिंग एल्बर्ट आइंस्टाइन के काम में दिलचस्पी लेने लगे थे और शेरबोर्न के बाद भी विज्ञान और खासकर के गणित में उनकी ये रुचि बनी रही। इसी काबिलियत के दम पर 1931 में उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज में दाखिला मिल गया। उन्होंने पहले 1934 में अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री पूरी की, फिर 1937 में अपना मास्टर्स कोर्स ख़त्म किया और 1938 में अपनी पीएचडी सफलतापूर्वक हासिल करी। इसी दौरान 1935 में उनके शानदार काम को देखते हुए उन्हें किंग्स कॉलेज का फेलो भी नियुक्त किया गया था। ये बड़े सम्मान की बात थी और इस बात का प्रमाण थी कि बड़े स्तर पर ट्यूरिंग की प्रतिभा को पहचाना जाने लगा था। 1936 में एलन ट्यूरिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर छपा, जिसका नाम था ऑन कंप्यूटेबल नंबर्स विद एन एप्लीकेशन टू द एनशाइडिंग्स प्रॉब्लम।
इसी पेपर में उन्होंने पहली बार अपनी मशहूर यूनिवर्सल कंप्यूटिंग मशीन या ट्यूरिंग मशीन का जिक्र किया था। ट्यूरिंग मशीन कोई असली मशीन नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक गणितीय उपकरण है जो दर्शाता है कि एक ही मशीन किस तरह अलग अलग तरह के काम कर सकती है। ट्यूरिंग ने यह साबित किया कि एक ही मशीन सही निर्देशों के साथ कोई भी तार्किक यानी लॉजिकल काम कर सकती है। ये धारणा ही आज के आधुनिक कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स की बुनियाद है। आसान शब्दों में कहें तो ट्यूरिंग मशीन को आप आधुनिक कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। 1936 और 38 के बीच जब ट्यूरिंग अपनी पीएचडी पर काम कर रहे थे तो वो अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में थे। पीएचडी खत्म करने के बाद हालांकि उन्हें प्रिंसटन में रहकर अपना काम जारी रखने का प्रस्ताव दिया गया, उन्होंने कैम्ब्रिज लौटने का फैसला किया। उनका यह फैसला ब्रिटेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला था। इसके पीछे दो बड़े कारण थे। पहला, एलन की क्रिप्टोग्राफी में गहरी रुचि, और दूसरा 1939 में शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध। यहाँ एक तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, अमेरिका और उनके साथी, और दूसरी तरफ थे जर्मनी, इटली, जापान और उनके साथी। युद्ध के दौरान सेनाओं को अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए आपस में संपर्क बनाए रखना ज़रूरी होता है, लेकिन ये जानकारी आम भाषा में नहीं भेजी जा सकती क्योंकि दुश्मन इसे सुनकर सारी नीति समझ सकता है। तो संदेश को अक्सर किसी एक तर्क के अनुसार बिगाड़ दिया जाता है। ये तर्क सिर्फ संदेश भेजने वाले और पाने वाले को पता होता है, और अगर कोई तीसरा इस संदेश को सुन भी ले तो बिना उस तर्क या समाधान के उसे समझ नहीं पाएगा। जानकारी को इस तरह छुपा कर भेजने और गुप्त संदेशों के तर्क को बनाने और तोड़ने की कला को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। गुप्त संदेश भेजने के लिए जर्मन सेना एनिग्मा नाम के एक यंत्र का इस्तेमाल करती थी। इसे काफ़ी मजबूत और सुरक्षित माना जाता था, और इसके कोड को तोड़ना जीत के लिए जितना ज़रूरी था उतना ही मुश्किल भी था। उस समय ब्रिटेन की कोड ब्रेकिंग संस्था का नाम था गवर्नमेंट कोड एंड साइफर स्कूल, GC&CS। युद्ध के दौरान इस जासूसी संस्था ने ब्लेचली पार्क नाम के एक स्थान को अपना मुख्यालय बनाया, और एलन ट्यूरिंग इस संस्था के साथ जुड़ गए। दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआती महीनों में पोलिश वैज्ञानिकों ने एनिग्मा का एक तोड़ निकाल लिया था। उन्होंने इस काम के लिए एक बोम्बा नाम का यंत्र तैयार किया था, जिसकी जानकारी उन्होंने ब्रिटेन को भी दे दी थी। लेकिन बोम्बा की एक कमज़ोरी थी, वो ये कि इसकी उपयोगिता जर्मन सेना की संचालन प्रक्रियाओं पर निर्भर थी। 1940 में जर्मन्स ने ये प्रक्रियाएं बदल दी और बोम्बा बेकार हो गया। लेकिन यहाँ ट्यूरिंग ने अपना कमाल दिखाया। उन्होंने अपने साथी गॉर्डन वेल्चमैन के साथ बोम्बा के डिज़ाइन को लेकर अपना एक ज़्यादा शक्तिशाली यंत्र तैयार किया। इस यंत्र की मदद से अब एक बार फिर ब्रिटिश सेना एनिग्मा के गुप्त संदेशों को तोड़ने लगी। एनिग्मा कोड तोड़ने के साथ साथ ट्यूरिंग ने बैनबरिस्मस नाम की एक नई प्रक्रिया बनाई। इसके इस्तेमाल से कोड तोड़ने का काम ज़्यादा तेज़ी से किया जा सकता था। उन्होंने ट्यूरिंगरी नाम की एक प्रक्रिया भी बनाई, जिसके इस्तेमाल से वो लॉरेंस SZ40/42 नाम के एक यंत्र के कोड्स तोड़ने लगे। जर्मन सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस यंत्र का इस्तेमाल आपस में गुप्त संदेश भेजने के लिए किया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि इन कोड्स को तोड़ पाना कितना लाभदायक था। युद्ध खत्म होते होते उन्होंने एक ऐसा यंत्र भी बना लिया था जिससे किसी की आवाज़ को भी छुपाया जा सकता था। कुल मिलाकर देखा जाए तो युद्ध के दौरान ट्यूरिंग ने सिर्फ गुप्त कोड्स ही नहीं तोड़े, बल्कि तेज़ी से कोड्स तोड़ने के लिए नए यंत्र और प्रक्रियाएं भी बनाई। इस तरह ट्यूरिंग ने ब्रिटेन की जीत में एक अहम भूमिका निभाई, और अपने इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। दिमागी तौर पर प्रतिभाशाली होने के साथ साथ ट्यूरिंग दौड़ने में भी काफ़ी माहिर थे। वो शायद 1939 की ब्रिटिश ओलंपिक टीम में भी अपनी जगह बना लेते, पर एक चोट लगने के कारण ऐसा ना हो पाया। ब्लेचली पार्क में काम करते समय ट्यूरिंग ने अपनी एक महिला सहकर्मी जॉन क्लार्क के सामने शादी का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन जल्द ही उन्होंने जॉन के सामने अपनी समलैंगिकता का इजहार करते हुए ये प्रस्ताव वापस ले लिया। माना जाता है कि जॉन को ये जानकर ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुआ।
1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और जैसा आप जानते ही होंगे, ब्रिटेन और उनके साथियों की जीत हुई थी। पिछले कई सालों से दुनिया में एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने की दौड़ चल रही थी। ट्यूरिंग भी अब इस दौड़ में शामिल हो गए। उनका अभी तक का तजुर्बा और हासिल की गई महारत इसके लिए बिल्कुल सही थे। और युद्ध की समाप्ति के बाद ट्यूरिंग अपना पूरा ध्यान, समय और जोश इस कार्य को पूरा करने में लगा सकते थे। 1945 से 47 के बीच ट्यूरिंग लंदन में स्थित नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन या एस की रचना पर काम करने लगे। लेकिन जब ट्यूरिंग को ये महसूस होने लगा कि काम उतनी तेज़ी, जोश और साझेदारी से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो मायूस होने लगे। उन्होंने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी छोड़ने का फैसला किया। ट्यूरिंग ने देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर कंप्यूटर बनाने की दौड़ में आगे निकल रही थी और 1948 में वहाँ की कंप्यूटिंग मशीन लेबोरेटरी में काम करने लगे। यहाँ ट्यूरिंग का ध्यान हार्डवेयर से हटकर सॉफ्टवेयर पर आ गया। उन्होंने मैनचेस्टर मार्क 1 की प्रोग्रामर्स मैनुअल लिखी और फेरेंटी मार्क 1 को बनाने में भी मदद की। ये दोनों शुरुआती दौर के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स थे। इस समय पर ट्यूरिंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना मशहूर ट्यूरिंग टेस्ट भी बनाया। उनके मुताबिक इससे एक कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता का अनुमान लगाया जा सकता था। ये टेस्ट कितना सटीक और सार्थक था, ये तब भी चर्चा का विषय था और आज के ज़माने में तो खास अहमियत रखता है। अब साल हो चुका था 1951 और ट्यूरिंग विज्ञान के एक नए क्षेत्र में दिलचस्पी लेने लगे थे। ये था मैथमेटिकल बायोलॉजी, खास करके मॉर्फोजेनेसिस। यहाँ भी ट्यूरिंग ने अपनी अनोखी सोच और क्रांतिकारी अवधारणाओं द्वारा जीव विज्ञान को एक नई दिशा दिखाई। इस साल उन्हें ब्रिटेन की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी में फेलोशिप के लिए भी चुना गया। लेकिन साल खत्म होते होते एलन के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। इसका कारण था उनका यौन रुझाव यानी सेक्सुअल ओरिएंटेशन। एलन ने कभी भी अपनी समलैंगिकता छुपाई नहीं थी। 1951 में एलन की मुलाकात आर्नल्ड मरी नाम के एक व्यक्ति से हुई। दोनों के बीच जल्द ही यौन संबंध बन गए। आर्नल्ड मरी से मिलने के कुछ ही हफ्तों बाद एलन के घर पर एक चोरी हुई। माना जाता है कि आर्नल्ड किसी तरह से इस मामले से जुड़ा हुआ था। अब जैसे कोई भी आम इंसान इस स्थिति में करता, ट्यूरिंग पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंच गए। याद रखिए कि ये व्यक्ति एक मशहूर वैज्ञानिक है जिसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर भी मिल चुका है। खैर, बातचीत के दौरान ट्यूरिंग ने बड़ी ईमानदारी से पुलिस को अपने और आर्नल्ड मरी के समलैंगिक रिश्ते के बारे में बता दिया। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ये सच्चाई उन पर कितनी भारी पड़ने वाली है। ब्रिटेन के उस समय के कानून के हिसाब से एक जुर्म था। नतीजा ये हुआ कि 1952 में ट्यूरिंग और मरे दोनों को ही दोषी करार दे दिया गया। मरी तो हल्के में छूट गया, पर एलन को सज़ा के तौर पर दो बड़े कष्टदायक विकल्प दिए गए। एक था कि वो जेल जा सकते थे और दूसरा था केमिकल कास्ट्रेशन। उन्होंने केमिकल कास्ट्रेशन का रास्ता चुना और इसके अंतर्गत उन्हें नियमित रूप से हार्मोनल इंजेक्शन लेने पड़े। सरकार का मानना था कि इसके द्वारा उनकी चाहतों को बदला जा सकता था या काबू में किया जा सकता था। इस सब का असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर तो हुआ ही, उनके व्यावसायिक जीवन पर भी इसका भारी असर पड़ा। एक बार अपराधी घोषित किए जाने के कारण उन्हें अब ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों के साथ काम करने की इजाज़त नहीं थी। उन पर कई और पाबंदियां भी लगा दी गई। हालांकि वो यूरोपियन देशों में आ जा सकते थे, उन्हें अमेरिका में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। इन मुश्किल हालातों के बावजूद ट्यूरिंग अपना जीवन जीने की कोशिश करते रहे और अपनी विज्ञान संबंधी जांच पड़ताल करते रहे। लेकिन करीब 2 साल बाद 8 जून 1954 को उन्हीं के घर में उनका मृत शरीर पाया गया। जांच करने पर पाया गया कि उनकी मृत्यु एक दिन पहले साइनाइड के कारण हुई थी। साइनाइड, जैसे आप शायद जानते ही होंगे, एक बहुत ही घातक पदार्थ होता है। उस समय जो अधिकारी जांच कर रहे थे, उनका कहना था कि ट्यूरिंग ने आत्महत्या की थी। उनके शरीर के पास एक आधा खाया हुआ सेब पाया गया था। हालांकि इस सेब की जांच नहीं की गई,
अधिकारियों ने ये निष्कर्ष निकाला कि शायद ट्यूरिंग ने इस सेब द्वारा साइनाइड खाया था। लेकिन ट्यूरिंग के करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए ये मानना नामुमकिन था कि वो अपनी जान ले सकते थे। जो लोग उनकी आत्महत्या की कहानी नहीं मानते, उनका कहना ये है कि ट्यूरिंग की मृत्यु एक दुर्घटना हो सकती थी। उन्होंने किसी प्रयोग के दौरान गलती से या तो साइनाइड खा लिया या उसका जहरीला धुआं सांस के साथ अंदर ले लिया। पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ट्यूरिंग ने जानबूझकर अपनी मृत्यु को एक दुर्घटना की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, और ये इसलिए कि उनके करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को ये जानकर तकलीफ ना हो कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ट्यूरिंग की मृत्यु आज भी चर्चा का विषय है, पर क्योंकि 1954 में सेब की जांच नहीं की गई थी, असल में क्या हुआ था हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। 12 जून 1954 को एलन ट्यूरिंग का दाह संस्कार किया गया। अपनी मृत्यु के समय वो केवल 41 साल के थे और पूरे जोश से अपने वैज्ञानिक अन्वेषणों में लगे हुए थे। 2009 में उनकी मृत्यु के करीब 55 साल बाद वैज्ञानिक समाज के दबाव डालने पर ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार एलन ट्यूरिंग से माफ़ी मांगी। सरकार ने यह कबूल किया कि एलन ट्यूरिंग एक राष्ट्रीय नायक थे और उनके साथ जो बर्ताव किया गया वो सिर्फ अनुचित ही नहीं बल्कि अमानवीय भी था। 2013 में थोड़ी खींचातानी के बाद ब्रिटेन की रानी ने ट्यूरिंग पर लगे इल्ज़ामों को खारिज करते हुए उन्हें पूरी तरह से मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, 2016 में ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला किया कि जिन सभी लोगों को अतीत में ट्यूरिंग की तरह समलैंगिकता के कारण अपराधी घोषित किया गया था, उन्हें माफ़ी दी जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि जिनके साथ ये अन्याय हुआ है उन्हें माफ़ी दी नहीं जानी चाहिए बल्कि उनसे माफ़ी मांगी जानी चाहिए। वो कहते हैं समलैंगिकता कोई अपराध नहीं है और माफ़ी देने का मतलब है ये स्वीकार कर लेना कि वो अपराधी थे, वरना माफ़ी किस बात की दी जा रही है। एलन ट्यूरिंग एक ऐसे अनोखे वैज्ञानिक थे जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध का रुख बदला और साथ ही आधुनिक कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव रखी। अफसोस की बात यह है कि जिस देश के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, उसी देश ने काम निकल जाने के बाद उनके साथ इतना बुरा सलूक किया। लेकिन खुशी की बात यह है कि देर से ही सही, पर आज एलन ट्यूरिंग को दुनिया भर में वो मान्यता प्राप्त है जिसके वो हमेशा ही हकदार थे। ये थी एलन ट्यूरिंग की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई।